अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 से। और ये न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे ये कहना चाह रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक कार की जो स्टोरेज बैटरी है उसकी ईएमएफ जो है वो कितनी है, 12 वोल्ट है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम, और बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मतलब बैटरी के अंदर जो हम कहते हैं कि जो प्लेट्स हैं, ठीक है, या हम कहते हैं जो लिक्विड उसमें जो रखा हुआ है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हो सकती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितनी है, वो 0.5 ओम है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, उस बैटरी में से ड्रा किया जा सकता है। लेट्स सपोज कि ये अगर हमारे पास बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी के हम कहते हैं कि दो टर्मिनल है हमारे पास, एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अगर ये किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ही जो है बैटरी की क्या होगी, ईएमएफ होगी। इसका मतलब है कि अगर बैटरी में से किसी भी किस्म का कोई करंट ड्रा एक्सटर्नल सर्किट में नहीं हो रहा, तब बैटरी की ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो उस केस में हम जो है V की जगह पर हम EMF की वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर हम EMF की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या है, EMF 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो 0.5 ओम है। और करंट कितना इस बैटरी में से ड्रा हो सकता है, यह बैटरी कितना करंट ड्रा कर सकती है से ज़्यादा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि EM जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, और V जो है ओम्स लॉ के मुताबिक IR के बराबर होता है। ये R कैपिटल में इसकी जगह पर स्मॉल r रखूंगा क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो EM बराबर V के, और V बराबर किसके, IR के। तो I हमें कैलकुलेट करना है, R मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो EMF अपॉन R बराबर किसके, I के। तो हमारे पास I इज इक्वल टू EMF अपॉन R। EMF कितनी है, 12 है, और R कितनी है, इंटरनल 0.5। तो 12 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आंसर आएगा। और इस आंसर को बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही 24 है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमसे ये कहना चाह रहा है, एज नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 × 10⁻⁷। मतलब एक वायर है, ठीक है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, वो कितना है, वो आपके पास ये है। और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब इस जगह से लेकर यहाँ तक इसकी लेट सपोज की लेंथ वो है 12 मीटर। एंड इट्स रेजिस्टेंस मेजर टू बी 6.0 ओम, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितनी है, 6.0 ओम रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट के टेम्परेचर पर इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, वो रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टिविटी को शो करेंगे रो से, ठीक है। तो डेटा हमारे पास जो है, लेंथ 12 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शनल कितना है, 4 × 10⁻⁷, और रेजिस्टेंस 6.0 ओम, और रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है जो कि रो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पता है कि जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, लेंथ के साथ। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है एरिया के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बढ़ेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम यूँ लिखते हैं L अपॉन A। अब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है रो। तो रो L अपॉन A के। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जो है वो किसके बराबर है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A के बराबर है। रो कैलकुलेट करना है, एरिया को इधर लेकर आए तो RA, L मल्टीप्लाई में, तो ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L के। अब वैल्यू पुट करें आप इसमें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस 6, एरिया कितना है, एरिया जो मिला हुआ है वो हमने रखा, L जो है लेंथ है वो 12, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर, 24 × 10⁻⁷, और 12 का 24 पर 2 टाइम लगेगा, तो कितनी रेजिस्टिविटी हमें मिलेगी, रो इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर मिलेगी। इस आंसर को बुक के आंसर के साथ आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। इन अ
potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.20 volt give a balance point at 4.0 centimeter. एक पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट में एक सेल जो है वो 1.20 वोल्ट की ईएमएफ का है, वो हमें बैलेंस पॉइंट देगा। वो किस लेंथ पर देगा? 40.0 सेंटीमीटर की लेंथ पर, वायर की लेंथ पर जो है वो बैलेंस पॉइंट देगा। बैलेंस पॉइंट किसे कहते हैं? बैलेंस पॉइंट उसे कहते हैं कि जहां पे गैल्वानोमीटर, मतलब गैल्वानोमीटर का ये अगर हम कहें 0 है और इस तरफ जो है पॉजिटिव वोल्ट 3 है और इस तरफ हम कहते हैं कि ये नेगेटिव जो है वो 3 है, तो बैलेंस पॉइंट वो पॉइंट होगी जहां पे गैल्वानोमीटर की जो डेफ्लेक्शन है वो डेफ्लेक्शन यहां से या इस तरफ से, दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से ये जो पॉइंटर है वो पॉइंटर उस वायर पर 0 पे पहुंच जाए, तो वो गैल्वानोमीटर की डेफ्लेक्शन, जहां पे गैल्वानोमीटर आपको 0 रीडिंग दे तो वो पॉइंट बैलेंस पॉइंट कहलाएगी। तो कितनी वायर पे, वो कितनी वायर की लेंथ पर बैलेंस पॉइंट मिल रही है? 40 सेंटीमीटर की लेंथ पर बैलेंस पॉइंट मिल रही है। अगर इस सेल को रिप्लेस करें, ये जो 1.20 ईएमएफ वाला सेल है, दूसरा सेल इसकी जगह पर हम यूज करें तो बैलेंस पॉइंट जो मिलेगी वो मिलेगी 74.0 सेंटीमीटर पर। तो जो दूसरा सेल हमने यूज किया है उस सेल की ईएमएफ कितनी है, वो ईएमएफ जो है हमें कैलकुलेट करनी है। अब एक सेल की ईएमएफ मिली हुई है, वो कितनी है? 1.20। वहां पे बैलेंस लेंथ हमें ये मिल गई। जब हमने इसको रिप्लेस किया दूसरे सेल से तो वहां पे जो बैलेंस पॉइंट मिली वो 74.0 सेंटीमीटर पर मिली। तो जो दूसरा सेल हमने यूज किया है उसकी ईएमएफ कितनी है वो ईएमएफ निकालनी। ठीक है, फिगर के जरिए हम इसको यूं समझें। अब ये एक सेल है, ठीक है, एप्सिलॉन 1, इसके साथ हमने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है, ठीक है, और ये जो बैलेंस पॉइंट मिल गई हमें इस जगह पे। अब बैलेंस पॉइंट वहां पे होती जहां पे, यहाँ पे करंट 0 है। अब इसकी तरफ एक और करंट है और इसकी तरफ दूसरा करंट है, यहाँ से दूसरा करंट फ्लो हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको गैल्वानोमीटर की रीडिंग का मैंने बताया था। इसके बाद ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक होता है, वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ओके, जब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो बैलेंस पॉइंट हमें मिल गई, वो जो 40 पर थी अब वो बैलेंस पॉइंट बढ़ के 70 पे मिली है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर पर मिली है। ये वायर है, ये पूरी की पूरी क्या है? वायर है। तो जो दूसरा सेल हमने यूज किया है इसकी ईएमएफ कितनी है, ये ईएमएफ हमें कैलकुलेट करनी। तो डेटा में हम एप्सिलॉन 1 1.20, लेंथ 40.0 सेंटीमीटर और दूसरी लेंथ क्या है? 74.0 सेंटीमीटर है। तो ईएमएफ फाइंड आउट करनी है दूसरे सेल की। जो हमारे पास रिलेशन है, जो रेशो होता है 2 ईएमएफ का, ठीक है, वो बराबर किसके? ईएमएफ 1 अपॉन ईएमएफ 2 बराबर L1 अपॉन L2 है। पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, या जो है दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, किसको? ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए दो सेल की, उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। तो दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है। तो ईएमएफ 1 अपॉन ईएमएफ 2 बराबर L1 अपॉन L2। ईएमएफ 2 हमें कैलकुलेट करनी है। ईएमएफ 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगी तो L1 के साथ मल्टीप्लाई, और L2 इधर जाएगा तो ईएमएफ 1 के साथ मल्टीप्लाई में। ईएमएफ 2 कैलकुलेट करनी है हमें, तो L1 को आप लेकर आए इस तरफ, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? ईएमएफ 1 L2 अपॉन L1 और ये आपके पास ईएमएफ 2, ठीक है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ये ईएमएफ 1 1.20 और L2 के साथ मल्टीप्लाई में, L2 कितना है? 74, ठीक है, डिवाइड किसके साथ करना है? L1 के साथ 40, इसकी वैल्यू हमने रखी। पहले ऊपर वाली वैल्यू को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 40 से आप डिवाइड कीजिएगा। तो 88 मिला हमें। जब इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करते हैं 40 से, तो 40 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ईएमएफ हमें कितनी मिली? 2.22 वोल्ट। अब इस आंसर को आप बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमसे ये कहना चाह रहा है 3 रेजिस्टर 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। मतलब 3 रेजिस्टर हैं, एक रेजिस्टर ये है आपके पास, ठीक है, ये तीनों रेजिस्टर्स हैं और ये तीनों रेजिस्टर जो हैं कंबाइंड इन सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है, मतलब R1 R2 और ये R3 है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इस कॉम्बिनेशन की कैलकुलेट करनी है, ये है हमें ए में। बी में हमसे क्या कहना चाह रहा है? इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक बैटरी से कनेक्ट होता है और बैटरी की ईएमएफ कितनी है?
बैटरी की जो ईएमएफ है वो 24 वोल्ट है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के दरमियान में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैलकुलेट करना है, मतलब ये V1, ठीक है, इसके दरमियान में ये V2 और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है V3 है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना है इस B में, ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या है, R1 1 ओम, R2 2 और R3 जो है वो कितने ओम है, 3 ओम का है। R इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करनी है। B में हमसे ये क्या आ जा रहा है कि अगर ये कॉम्बिनेशन 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा हर रेजिस्टर के में से, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को सम कर देना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन की कितनी मिलेगी, 6 ओम मिलेगी। तो 6 ओम को हम आंसर देखें तो आंसर हमारे पास क्या है, 6 ओम है। तो इसका मतलब है कि ए हमारा बिल्कुल ओके। अब इसके बाद हम बी की तरफ चलेंगे। जब इन तीनों रेजिस्टर को 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो वहां पे हर रेजिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है कि इस कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे वो V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 जो है I R3। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप है हर रेजिस्टर में से, लेकिन आप देखें कि I जो है हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं है। तो I कैसे निकालेंगे, I हम निकालेंगे किससे, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। V कितना दे रहे हैं हम, 24 वोल्ट। R इक्विवेलेंट हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है हमें 6 ओम। तो यहाँ से हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो V अपान R इक्विवेलेंट बराबर किसके होगा, I के, क्योंकि R इक्विवेलेंट इस तरफ आएगी तो डिवाइड में होगी। तो V अपान R इक्विवेलेंट बराबर I इज इक्वल टू V की जगह पर 24 रखा हमने और R इक्विवेलेंट की जगह पर हमने 6 रखा। तो आंसर करंट कितना मिला हमें, करंट हमें मिला 4 एम्पियर। इस 4 एम्पियर को हम V1 वाले फार्मूले में, V2 में और V3 की जगह पर हम यूज करेंगे ताकि हम V1, V2 और V3 को कैलकुलेट कर सकें। V1 बराबर I R1, I जो है 4, R1 कितना है वो हमारे पास 1 ओम। तो कितना V1 हमें मिला, V1 मिला हमें 4 वोल्ट, ठीक है। तो V1 कितना मिल गया हमें, 4 वोल्ट। बुक में चेक करें, आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह V2 जो है I R2, I जो है वो 4 वोल्ट, R2 जो है वो कितना है 2, तो 8 वोल्ट हमें V2 मिला। तो दूसरे रेजिस्टर में से पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 8 वोल्ट, ठीक है। इसको बुक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आंसर भी ठीक है। इसी तरह V3 इज इक्वल टू I R3, I जो है वो 4 है, R3 जो है वो 3 है। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट जो है वो V3 हमें मिला। आप बुक में भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।